कल को वो ये भी कह सकते हैं कि अतीक ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली और अशरफ ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली। कोई डर कानून का, भारत के संविधान के उल्लंघन करने के खिलाफ जो लोग हिम्मत करते हैं, संविधान के खिलाफ काम करते हैं, उनके मन में कानून का डर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का डर बिठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जो अभी तक नहीं उठाए हैं। कल जिस तरीके की तस्वीरें खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आई, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड की पूरी साजिश जो है वो अतीक अहमद ने रची थी और इसके लिए उसने गुड्डू मुस्लिम से बात की थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और कल एक तस्वीर सामने और आई कि जैसे ही अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ में तस्वीरें दिखी, तो वहीं हमने देखा कि खासतौर पर मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के लिए भी ठीक वैसे ही मांगे सोशल मीडिया पर होने लगी कि कब चेकअप के लिए जाएंगे, कब गाड़ी पलटेगी। ये तमाम तस्वीरों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान सामने आया, उसे किस तरीके से देखा जा सकता है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने ही अपनी हत्या की पूरी साजिश रची थी? ये एक और सबूत है जो इशारा करता है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ। मैं ये बात शुरू से कह रहा हूं कि इसमें उमेश पाल से लेकर अतीक की हत्या तक ये एक ही प्लानिंग, एक ही घटना चक्र का हिस्सा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के दो धड़े जो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है, मोदी जी के बाद या मोदी जी को अपदस्थ करके, वो शामिल है और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए डीप। लेकिन दिन ब दिन योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ सबूत आते जा रहे हैं जो कि इस बात की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि ये उनके खिलाफ जो है सबूत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। अब इसमें देखने की बात यह है कि पहले उन्होंने मिट्टी में मिलाने की बात कही, उसके बाद मिट्टी में मिल जाते हैं कोई, उसके बाद उन्होंने साउथ में कर्नाटक में आके उस बात की क्रेडिट लेने की कोशिश की डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्त अल्फाज में उत्तर प्रदेश पुलिस पे सवालिया निशान ही नहीं लगाया बल्कि एक पेंडिंग रखा, जबकि जो देश के सबसे बड़े दूसरे लॉ ऑफिसर होते हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने भरपूर कोशिश ये की कि कोर्ट जो है वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दे, यानी कि उसी दिन उसको सुनवाई करके खत्म कर दे। ये तब है जबकि पिटीशन भी किसी फैमिली मेंबर की तरफ से नहीं डली हुई है, एक कोई तिवारी करके लॉयर है उनकी तरफ से डली हुई है, उसमें पूरे फैक्ट्स भी नहीं होंगे। तब भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया इतना सख्त था और वो शायद इस वजह भी से भी था कि सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक तरह से गुमराह किया था। तभी जो पहली पिटीशन थी उनकी सिक्योरिटी की, उनके जिंदा रहते हुए, वो पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन तब नहीं की थी। तो आज उसका इफेक्ट भी जो अभी ऑर्डर किया है हो सकता है और होगा भी कि सुप्रीम कोर्ट तक को धोखा दे दिया उत्तर प्रदेश की सरकार के जो स्टैंड था उसने। तो जहां, और दूसरी बात ये आरएसएस और बीजेपी और इस तरह के जो मनुवादी मानसिकता के संगठन होते हैं, लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार झूठ होता है। और वो कितना भी बड़ा झूठ स्ट्रेट फेस से, यानी कि मुस्कुराते मुस्कुराते बोल सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं कि वो सच लगने लगे। यही तो उनकी एक सबसे बड़ी काबिलियत है या सबसे बड़ा हुनर है। तो ये भी कह सकते हैं कल को ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के जो ये अधिकारी हैं जो इस प्रकार की अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कल को वो ये भी कह सकते हैं कि अतीक ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली और अशरफ ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली। जो घटना चक्र जिस तरीके से चल रहा है, इस तरह की अंग्रेजी में बिजार कहते हैं जिसको, मतलब ऐसी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो जिसका ना सर हो सकता है ना पैर हो सकता है। लेकिन एक जो कहानी का, फिल्म का स्क्रिप्ट लिख दिया गया है
उसके हिसाब से ये फिल्म आगे बढ़ा रहे हैं और इसको इतनी सीरियस बात को एक फिल्म बना दिया इन्होंने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमने देखा कि पहले तो इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का सख्त वर्डिक्ट सामने आया, जहां वो ये कहते हैं कि हमने इस हत्याकांड का लाइव टेलीकास्ट देखा है। जज खुद उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहे हैं कि सवाल जब जाग दिए गए कि इतनी लंबी परेड क्यों करवाई गई, जैसे कि हमने इंटरव्यू में पहले ही आपने सवाल खड़े किए थे, उन्हीं बातों को जज ने भी कहा कि इतनी लंबी परेड क्यों हुई, अगर वो लोग बीमार थे तो एम्बुलेंस अंदर तक क्यों नहीं गई। जब सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया है और 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर के, 12 दिन के बाद पुलिस को ये खुलासा करना पड़ा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के बाद। यही सबसे ज्यादा परेशानी की बात है, यही सबसे ज्यादा बहुत ही हैरानी की भी बात है कि बावजूद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सुप्रीम कोर्ट से डर ही नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर के बाद भी इस तरह की एक तरीके से कहा जाए जो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, जो उनके अपने तथ्यों के हिसाब से भी ठीक नहीं है। उनका पहला तथ्य तो ये था ना कि उन लोगों ने गैंगस्टर बनने के लिए मारा। अब ये कहलवा रहे हैं उनसे कि वो अतीक अहमद ने खुद ही अपनी हत्या की सुपारी दी थी। तो इस तरह की बातें जो हैं वो इस बात को दर्शाती हैं, जो सबसे ज्यादा हैरानी और परेशानी की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी डर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उनका डर निकला हुआ है। तो उसके पीछे आप समझ सकते हैं कि देश की जो सबसे बड़ा संगठन है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में उसके सिस्टर कंसर्न्स इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का टिकट देके जितवाया जाता है। तो उस संगठन का वर्धस्त, उस संगठन का जो है एकदम वर्धस्त इनको उपलब्ध है, उसी के चलते इतनी हिम्मत ये लोग जो ऐसी हैरान कुन बातें कर पा रहे हैं। क्योंकि ये हैरानी वाली तस्वीरें तो खासतौर पर सर सामने ही आई। साथ साथ सर ये भी सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आया, 2 हफ्ते का समय उत्तर प्रदेश पुलिस को सिर्फ यही जांचने के लिए लग गया कि जिसकी हत्या हुई वही हत्या का खास जिम्मेदार है, क्योंकि इससे पहले भी ये बताया गया कि 2002 में साजिश खुद अतीक अहमद ने अपने ऊपर हमले की रची थी, जिसमें वो घायल भी हुआ था। पर सवाल यहाँ ये बनता है सर कि हमने अतीक अशरफ का हत्याकांड देखा, पर कल एक और फैसला जो है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा लिया गया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को लेकर के, मुस्लिम सांसद की सदस्यता एक दिन में खासतौर पर पार्लियामेंट से तैयार हो गई और उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई। कैसे देखते हैं जो मुस्लिम नाम है जो खासतौर पर संसद में चुन करके भेजे गए हैं, उनके साथ इस तरीके की तस्वीरें हैं? लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो शायद हमारी बात सुन नहीं पा रही या उस पर यकीन नहीं कर पा रही या सुन समझ के भी यकीन नहीं करना चाहती और उस पर अमल नहीं करना चाहती। तो अंजाम उसका इसी तरह का होगा और मुझे इस बात पे जरा सी भी हैरानी नहीं है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साजिश चल रही है और ये हालात कोई सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहे हैं। ये मैं बार बार आप सभी लोगों को याद दिलाता हूँ, इसी तरह के कमोबेश हालात जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ भी है। कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का लीडर अगर उस पर झूठा भी इल्जाम लग जाएगा तो उसके साथ भी ये मनुवादी मानसिकता का, आरएसएस और बीजेपी का यही रवैया रहता है। उसके बरक्स अगर आप देखेंगे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जो कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट हैं, जिनका टाइम भी एक्सपायर हो गया है, उनके खिलाफ पूरी ताकत लगा दी कि एफआईआर दर्ज ना हो, और आज उनकी तस्वीरें नेशनल न्यूज़पेपर्स में फूल मालाओं वाली आ रही हैं। तो ये फूल मालाएं देखते ही मुझे वो फूल मालाएं याद आ गई जो बिल्किस बानो के, जिन लोगों के ऊपर हत्या और बलात्कार के और फैमिली मेंबर्स को मारने के इल्जाम थे, उनको भी अपने संस्कार के अनुरूप संस्कारी होने का सर्टिफिकेट देते हुए आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मालाएं पहनाई। और उसी तरीके से ये जो बृजभूषण सांसद हैं उनको भी उसी तरीके की मालाएं पहना के आज उनकी फोटोएं अखबार में छपाई गई हैं कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा किला फतेह करके आए हों। इस तरह के इल्जाम उनके ऊपर लग रहे हैं, तो उनको एक तरह से अपने संस्कारी होने का सर्टिफिकेट और मेडल मालाएं पहना के दे रहे हैं। तो ये हालात हैं। ऐसे संस्था से, आरएसएस और बीजेपी से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? ये किसी बात से नहीं डरेंगे, किसी बात से शर्म नहीं करेंगे। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग,
वो एक साथ हो और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इन लोगों से, आरएसएस और बीजेपी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी संबंध ना रखें। जिसने संबंध रखे वो तो गया ही गया, हम जैसे लोग फिर भी बच जाएंगे। हम लोग अगर ऐसे हालात आए तो हो सकता है हमारा इलाज करने के लिए तो ये लगे हुए हैं, है ना, लेकिन हमारा इलाज ये करेंगे चाहे गोली मरवा के या जेल भिजवा के झूठे केस में, तो सामने से होगा, हमें कम से कम पता तो होगा ना हमारा हो रहा है, हम तैयार तो हैं। लेकिन जो लोग इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सोच के कि हम तो इनके इतने बड़े काम कर रहे हैं, हम इनके लिए इतने जरूरी बन गए हैं, तो ये जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती लॉबी है ना, ये किसी का लिहाज शर्म नहीं करेगी। इन्होंने खुद अपने लोगों को, अडवाणी जी को नहीं छोड़ा, मुरली मनोहर जोशी को नहीं छोड़ा, इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को नहीं छोड़ा, उमा भारती जी को नहीं छोड़ा। एक लिस्ट थोड़ी है, संजय जोशी जी जो मोदी जी के बहुत क्लोज दोस्त थे, उनको 2005-06 में ही उनकी वीडियो जारी करने के इल्जाम भी उनके ऊपर लगते रहे। और ये उस तरह के संस्कारी लोग हैं। जो कपिल मिश्रा हैं, उन्होंने तो मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में लिखा था कि उन्होंने पूरी सरकारी तंत्र, पुलिस की स्पेशल फोर्सेस इस बात के लिए इस्तेमाल की कि एक महिला का उन्हें पीछा करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कपिल मिश्रा साहब ने, जो उनके बहुत ही प्यारे लीडर हैं, जिनको लिया है उन्होंने खास तौर पे, उनकी बातों से खुश होके वो कह रहे थे एक अपनी असेंबली की स्पीच में, वो स्पीच आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे और पब्लिक डोमेन में वो मौजूद है। तो ये तो इनके मोदी जी और अमित शाह जी के हाल है। तो ये महिलाओं के प्रति क्या इज्जत रखते हैं, इनके संस्कार क्या है, वो मोदी जी से शुरू होके और नीचे तक जा रहा है। ब्रिजभूषण जो शरण सिंह है, ये इनका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। उससे पहले अगर हम सीरीज गिनवाएं इनके संस्कारों की, तो जो उत्तराखंड में एक बच्ची जो उसमें रिसोर्ट में काम करती थी, उसको वीआईपी को खुश करने की वजह से उसके ऊपर दबाव डाला था, लेकिन वो इतनी ज्यादा वो असल में संस्कारी थी, उसने इस दबाव को ना माना और उसकी हत्या तक कर दी जाती है। तो ये संस्कार है। इसके पहले मेघालय में देख ले आप, मेघालय में इनके बीजेपी के जो चीफ थे वो ब्रोथल चलाते हुए पकड़े गए। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है संजय जोशी जी से लेके, एक नहीं है ना, अगर मैं वही गिनवाने लगूंगा तो आपको पूरे कई घंटे लग जाएंगे। इनके लीडर्स के जो यौन उत्पीड़न के केसेस में फंसे हुए हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है। ये ना लड़कियों को छोड़ते हैं ना लड़कों को छोड़ते हैं, ऐसी लिस्ट है इनकी। तो ये इस प्रकार के लोग हैं, ये इनके संस्कार है। इनसे कम से कम जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, खासतौर पे जो पावरफुल लोग हैं, वो तुरंत दूरी बनाएं, उससे ज्यादा सेफ रहेंगे। बिल्कुल इनसे हट जाए और मुकाबले के लिए तैयार हो जाए इकट्ठे होकर। क्योंकि सर कल जैसे ही हमने ये देखा कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को लेकर के MP MLA कोर्ट में सजा का ऐलान हुआ, तो सोशल मीडिया पर जो एक ऐसी आवाम बना दी गई है जो किसी की लाइव हत्या देखना चाहती है, वो सवाल करने लगे कि अब अफजाल और मुख्तार अंसारी को चेकअप के लिए कब लाया जाएगा, कब इनकी गाड़ी पलटेगी। तो किस तरीके से देखते हैं जो नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब अतीक अहमद की तस्वीर देख चुके हैं, अब मुख्तार अंसारी की तस्वीर को वैसे ही देखना चाहते हैं। जिस मानसिकता ने हजारों साल तक कोई ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला के डालने के जिनके संस्कार रहे हो, जिस मानसिकता के कोई अगर कुछ पढ़ ले या बोल दे ज्ञान की बात तो उसके जबान काटने के संस्कार रहे हो, जिस मानसिकता के एकलव्य का अंगूठा काटने के संस्कार रहे हो, आप उस मानसिकता से क्या उम्मीद करते हैं? आज तो ये मानसिकता जो है एक बार फिर संगठन के रूप में अपना कार्य कर रही है। इनके पेड वर्कर भी हैं जो इस तरह की बात शुरू करते हैं और उसको फिर ट्रेंड कराते हैं। ये इनका एक जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक तरीका है और एक ये सोची समझी प्लानिंग के तहत होता है सारा। और जिसकी नर्व सेंटर यानी कि जिसकी शुरुआत नागपुर से होती है, नागपुर के RSS के ऑफिस से होती है और नागपुर का RSS का ऑफिस अब जो इजराइल में है मोसाद और ज़ायनिस्ट फोर्सेस, उसके साथ भी पूरी तरीके से अलायंस कर चुका है। वो जग जाहिर हो गया है। इंग्लैंड तक में जो हिंदू नेशनलिज्म जिसको कहा जा रहा है वहां पे, उसके बारे में कंसर्न जताया जा रहा है। अमेरिका में तो आप लोगों को पता ही है कितनी बातें RSS और BJP के बारे में कह दी गई हैं, वहां के जो स्टैट्यूटरी संगठन है उसके। तो ये पूरी दुनिया में भारत का नाम
मिट्टी में मिलाने का काम असल में कोई कर रहा है तो आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनके सिस्टर्स कंसर्न्स कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान से हाथ इनके मिले हुए हैं, उन्हीं के साथ साजिश करके ये भारत को कमजोर कर रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि बीते 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से 3 वर्डिक्ट पर सबकी नजरें बनी हुई थी, खासतौर पर हेट स्पीच को लेकर के ये कहा गया कि एफआईआर दर्ज की जाए, ब्रिजभूषण को लेकर के ये कहा गया कि एफआईआर दर्ज की जाए। फिर दिल्ली पुलिस जो है रात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ मंथन करती है कि एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है, क्या कदम उठाना है, और यही अतीक अशरफ का मामला है। फिर उसके बाद पुलिस का ये रवैया, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फटकार लगाता रह जाएगा या कोई सख्त कदम भी उठाए जाएंगे? जो आप कह रहे हो यही इंप्रेशन जा रहा है, और जो लीगल सर्कल्स में बात हो रही है वो टू लेस, टू लिटिल एंड टू लेट की जो टर्मिनोलॉजी है आजकल यूज हो रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो ईमानदारी से जजेस काम करना भी चाहते हैं तो उनको भी एक्चुअली ये हजम करने में अभी थोड़ा और समय लगेगा कि किस हद तक ये संस्कारी लोग जो हैं किस हद तक गलत काम करने में डरते नहीं है, किस हद तक ये लोग पक्के हो चुके हैं, ये किसी से नहीं डरते। इन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम बना लिया है। मैंने भी पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से डर ही नहीं है कोई। डर कानून का, भारत के संविधान के उल्लंघन करने के खिलाफ जो लोग हिम्मत करते हैं, संविधान के खिलाफ काम करते, उनके मन में कानून का डर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का डर बिठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जो अभी तक नहीं उठाए हैं। और शायद वो अब भी ऐसा सोचते हैं कि जैसे आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कह देता है और ऑर्डर पास कर देता है तो वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, सब उसको ऑटोमेटिक मानते ही हैं। ये जो धारणा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये बार बार आरएसएस और बीजेपी के लोग और इनके सिस्टर कंसर्न्स गलत साबित कर रहे हैं। तो मुझे जल्दी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जो और दूसरी हाई कोर्ट के और दूसरे जजेस इस बात को महसूस करेंगे कि ये लोग वैसे नहीं है जिनको किसी भी बात की शर्म है। भारत के संविधान को तो ये खत्म करके मनुस्मृति लागू ही करना चाहते हैं, तो ये भारत के संविधान के तहत बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे। इनको सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा। ऐसा टाइम मुझे लगता है अब जल्दी आने वाला। तो एडवोकेट पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। फटकार लगा देने से, नोटिस जारी कर देने से इन लोगों के हौसले जो हैं वो पस्त नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें ये लोग संविधान की बार बार धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं।